जय हिंद दोस्तों। आज लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके का जो बुक है उसका आज ये दूसरा सेशन है। इससे पहले की जो सेशन है उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री देखा था और हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास चल रहा है, जिसमें हम लोग पहले की जो सेशन है उसमें हमने कवर किया था आपका वेद वेद वेदांग और पुराण। ये जो 3 टॉपिक था इससे पहले की जो सेशन उसमें कवर है ना हो चुका है। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देख लें। जो वेद है वेदों की संख्या है 4, लेकिन जो शुरू में वेद था वेदों की संख्या था 3। ऋग्वेद, यजुर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन बाद में जो शुरू में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद था, लेकिन आगे चलकर एक और वेद जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या था, अथर्ववेद था। इसमें जो ऋग्वेद था सबसे प्राचीन वेद था और जो अथर्ववेद था सबसे बाद में यानी कि सबसे नया वेद है। जो वेदांग है वेदों के भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया था। वेदांगों की संख्या है 6 और जो पुराण है पुराणों की संख्या है 18। ये जो है इससे पहले की क्लास में हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देख लेंगे। आगे की जो आज का हमारा सेशन है वो स्टार्ट होगा ब्राह्मण ग्रंथ से, यानी कि कुछ प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण का मेन काम क्या होता था, यज्ञ और कर्म कांडों के विधानों को बताना, यज्ञ करना और जो होता था वेद पढ़ना, शिक्षा देना, ये क्या था, ब्राह्मणों का काम था। तो जो कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैसे कि ऋग्वेद है, वेदों की संख्या आपके 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। संख्यान किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसके संबंधित है, ऋग्वेद से। तो जो ऋग्वेद है इसके 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, संख्यान ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। जो शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, ये दोनों ही क्या है, यजुर्वेद का ही भाग है। एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा का कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, सॉरी तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। और अगिल का जो वेद है सामवेद, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, वंश ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि जो है किसके है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। वही अगर अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ के देखें तो अथर्ववेद की एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये जो है काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है क्या कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो वो आपका किसके हो जाएगा, ऋग्वेद से हो जाएगा। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें स्त्रियों को पुरुषों के अर्धांगिनी कहा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुषों के अर्धांगिनी बताया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना। जो हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के जो है उसकी जानकारी हमें कई चीजों से मिलती है। जिससे पहले की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने देख चुका है क्या कि प्राचीन भारत की जानकारी हमें कई चीजों से मिलती है। जैसे में आपके धार्मिक ग्रंथ से हमें मिलता है जानकारी, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलता है, तो कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलता है, तो कुछ पुरातात्विक संबंधित साक्ष्यों से मिलता है। जिसमें हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथ के बारे में देख लिया कि धार्मिक ग्रंथ से हमें प्राचीन भारत के जानकारी कैसे मिलता है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारे प्राचीन भारत है उसकी जानकारी के लिए अन्य क्या स्रोत है। तो कुछ अन्य वैदिक साहित्य भी है, जैसे में मैत्रेयनी। इसमें जो मैत्रेयनी है इसमें क्या है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है क्या कि जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष की तीसरा मुख्य दोष बताया गया। मतलब कहने का मतलब यह हुआ है कि जिस तरह जुआ और शराब है पुरुष के लिए दोष, उसी तरह स्त्री भी क्या है, पुरुष की तीसरी दोष है। इसमें जो है ये जो आपकी वैदिक साहित्य है इसमें स्त्रियों को सबसे नीचे गिरे हुए दिखाया गया है। एक आपका आता है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति जो क्या सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, मनु स्मृति है, जो शुंग काल की ग्रंथ है। यह किस काल की ग्रंथ है, शुंग काल की ग्रंथ है।
अगिल का आपका स्मृति ग्रंथ आता है कौन सा, नारद स्मृति। देखिए जो नारद स्मृति है यह गुप्त युग की जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या है कि मनु स्मृति से किस काल की जानकारी मिलता है, शुंग काल की जानकारी मिलता है। और नारद स्मृति से किस काल की जानकारी मिलता है, गुप्त युग की जानकारी मिलता है। और स्त्रियों का सबसे गिरी हुई स्थिति किस में दिखाया गया है, मैत्रेयनी में स्त्रियों का सबसे गिरी हुई स्थिति को बताया गया है। और सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, मनु स्मृति। अगिल का कुछ है आपकी बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध धर्म है यानी कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्या है, पुस्तक है। तो जो बौद्ध धर्म है यानी कि बौद्ध धर्म में एक सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या चीज, जातक। यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें आपको मिलेगा, जातक जो ग्रंथ है उसमें आपको भगवान जो बुद्ध है, महात्मा जो बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की कहानी मिलता है। त्रिपिटक यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिपिटक आपको मिलेगा, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये जो है त्रिपिटक पाली भाषा में है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि जो बौद्ध बौद्ध धर्म की भाषा क्या था, पाली भाषा था। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक आपको कौन कौन, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। जातक ग्रंथों से क्या है, महात्मा जो बुद्ध है उनके पूर्व जन्म की कहानी के बारे में किससे जानकारी मिलती है, जातक से। एक आपका हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है जिसका नाम है कथा वस्तु। तो कथा वस्तु किसके ग्रंथ है, हीनयान का ग्रंथ है, जो महात्मा बुद्ध के किस पे आधारित है, जीवन चरित्र पे आधारित है। तो जो कथा वस्तु है वह महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पे आधारित है, जिसके लेखक यानी कि कौन है, हीनयान है। और आपके जातक से महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में पता चलता है। वही अगर आप देखेंगे तो त्रिपिटक की जो भाषा है वो है आपके पाली, और त्रिपिटक आपके विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। आगे की ओर देखते हैं, कुछ जैन साहित्य है। जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है क्या कि आगम किसे कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। इनके प्रमुख साहित्य कौन कौन है, भागवती सूत। भागवती सूत किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। कल्प सूत किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग, 12 उपांग, ये सब किससे संबंधित है, 12 अंग, 12 उपांग, ये जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रमुख पुस्तकें हैं। तो जो भागवती सूत्र है यह स्वामी महावीर के जीवन कृति के बारे में जानकारी मिलता है हमें किस चीज से, भागवती सूत्र से। और जो कल्प सूत्र है इसे जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलता है, कल्प सूत्र से। और महावीर के जीवन कृति के बारे में जानकारी किससे मिलता है, भागवती सूत्र से। और जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और बौद्ध साहित्य यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किससे मिलती है, जातक ग्रंथों से मिलती है। देखिए जो जैन धर्म था, यानी जैन धर्म की भाषा था प्राकृत, और बौद्ध धर्म की भाषा क्या था, पाली। अगिल का कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो आपकी है ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें आपके सबसे प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। चाणक्य का ही एक और नाम है विष्णुगुप्त, या इन्हीं को कहते हैं क्या चीज, कौटिल्य। तो चाणक्य का 3 नाम हो गया, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। एक अर्थशास्त्र क्या है, लेखक है। जो अर्थशास्त्र है वह संबंधित है आपका मौर्य काल के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन से संबंधित है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो मौर्य काल के किस राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंधित है। इसके जो लेखक थे जिनका नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों क्या है, एक ही व्यक्ति है। इसकी जो संरचना, जो अर्थशास्त्र है इसकी संरचना में 15 पाठ है, यानी कि इसमें अधिकरण की संख्या 15, और टोटल जो प्रकरण है यानी कि जो चैप्टर्स है वो कितना है, 180। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, तो 15, और कितने प्रकरण है, 180। इसकी जो भाषा यानी कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसकी भाषा था क्या चीज, संस्कृत। इसकी भाषा है संस्कृत। इसकी लेखक हो गए आपके चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये जो विषय है संबंधित है मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन से संबंधित है। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, और इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। अगिल का काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है राजतरंगिणी।
देखिए राजतरंगिणी पुस्तक जो है काफी ही ज्यादा फेमस पुस्तक है, काफी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसके लेखक है कलहन, ये भी काफी ही महत्वपूर्ण है। राजतरंगिणी के लेखक हो गए कलहन, इसकी भी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ये जो है राजतरंगिणी, इससे हमें किसकी विषय का पता चलता है, तो कश्मीर के जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इस कश्मीर के जो इतिहास है, कश्मीर के इतिहास के बारे में पता हमें राजतरंगिणी नामक पुस्तक से चलता है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि कश्मीर के इतिहास किसे कहते हैं, तो राजतरंगिणी को कहते हैं। कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है, राजतरंगिणी से मिलता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, कलहन थे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था, जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास जो है आपके जो इसी पुस्तक में किया गया था, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यानी कि राजतरंगिणी एक ऐसा प्राचीन पुस्तक है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध यानी कि एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में लिखने का प्रयास किया गया था, जिसके लेखक थे कलहन। आगे की ओर देखते हैं, अगला जो पुस्तक है आपका चचनामा। चचनामा के जो लेखक थे जिनका नाम था अली अहमद। यह जो चचनामा है, ये जो विषय यानी कि संबंधित था अरबों के सिंध विजय से संबंधित है। इसकी भाषा क्या था, फारसी था। चचनामा की भाषा फारसी। जो आपकी अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, इसकी भाषा आपका था संस्कृत। और राजतरंगिणी की भाषा, इसकी भाषा आपके संस्कृत। और जो चचनामा है इसकी भाषा क्या है, फारसी। जो चचनामा के लेखक कौन थे, अली अहमद। यह किससे संबंधित है, अरबों के सिंध विजय से संबंधित है। इसकी भाषा क्या था, फारसी था। एक आपके पुस्तक है अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय के जो लेखक है इनके कौन थे, पाणिनि। इसकी विशेषता क्या है, अष्ट अध्याय क्या है, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कौन सा था, तो अष्ट अध्याय थे, जिसके लेखक कौन थे, पाणिनि थे। इसमें जो विषय है क्या है, मौर्य पूर्व यानी कि मौर्य युग की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इससे भी हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। अगला आपका पुस्तक है गार्गी संहिता, जिसके लेखक है कात्यायन। यह जो है विषय संबंधित है आपके ज्योतिष और भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी हमें किससे मिलता है, गार्गी संहिता से मिलता है। यह जो है विषय ज्योतिष से भी संबंधित है। इसके जो लेखक थे कात्यायन थे। अगला का पुस्तक है महाभास। महाभास के लेखक कौन है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, जो महाभास है, महाभास के लेखक है पतंजलि। ये जो पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। इसकी जो विषय है शुंगों की जानकारी मिलती है, यानी कि महाभास से हमें किसकी जानकारी मिलता है, शुंग राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलता है महाभास से। चलिए आगे की ओर देखते हैं, क्या है अगला जो है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो कुछ विदेशी यात्री थे, इनसे भी हमें क्या मिलता है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे कुछ विदेशी यात्रियों में कुछ यूनानी रोमन लेखक थे, कुछ चीनी लेखक थे, कुछ अरबी लेखक थे, कुछ अन्य लेखक थे। तो चलिए सबको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं, ग्रीक रोमन राइटर, चाइनीज राइटर, अरबिक राइटर एंड अदर अथर के बारे में देख लेते हैं। तो पहला आपका क्या है, यूनानी रोमन लेखक, ग्रीक रोमन राइटर। इसके प्रमुख लेखक थे टेसियस थे, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस। ये यूनानी रोमन लेखक के क्या है, प्रमुख लेखक हैं। जिसमें टेसियस यानी कि ये क्या है, यह ईरान के राजवैद्य था। तो कभी कभी क्वेश्चन हमें पूछता है कि टेसियस क्या था, यह एक ईरान का क्या था, राजवैद्य। ईरान के राजवैद्य कौन सा था, टेसियस था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण क्या है, अविश्वसनीय है। यानी कि जो टेसियस है यह एक ईरान के राजवैद्य है। इसने जो कहानी भारत के बारे में लिखा था वह एक काल्पनिक कहानी था, काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है, जिस कारण इसको विश्वास करना क्या है, उतना विश्वास नहीं किया जाता, यह अविश्वसनीय है। अगले का जो पुस्तक है हेरोडोटस, यानी कि हेरोडोटस जो है इन्हें, अगले का जो लेखक थे जिनका नाम क्या था, हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास के पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। इनके पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। तो क्वेश्चन पूछेगा हिस्टोरिका के लेखक कौन थे,
हेरोडोटस थे। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। ईरान के राजवैद कौन था? तेसियस था। अगिल का पुस्तक है मेघस्तनीज, सॉरी, अगिल का जो लेखक है जिनका नाम क्या है? मेघस्तनीज। मेघस्तनीज जो थे इनके पुस्तक का नाम था इंडिका। काफी ही फेमस बुक है। इंडिका के लेखक कौन है? मेघस्तनीज है, जिससे हमें मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। जो मेघस्तनीज थे यह सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। जो सेलुकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। जो आपकी मेघ अश्विनी था वह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। यह सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। इसके पुस्तक का नाम इंडिका था, जिससे मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन कभी पूछता है क्या कि मेघ अश्विनी किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर के। इसका पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। अगला जो कुछ अगला आपके लेखक है डाइमेकस। डाइमेकस सीरिया नरेश है अंत्योकस के राजदूत। जो डाइमेकस थे कौन थे? सीरिया नरेश अंत्योकस के राजदूत थे, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। जो डाइमेकस है ना, इसे मेघास्थनीज के उत्तराधिकारी भी कहते हैं। मेघास्थनीज के क्या चाहिए? उत्तराधिकारी। यानी कि मेघास्थनीज के बाद, सॉरी, मेघास्थनीज के बाद कौन थे? डायमेकस आए थे, है ना। तो इसीलिए डायमेकस को मेघास्थनीज का क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी कहते हैं। यह बिंदुसार के दरबार में आया था। और जो डायनोसियस था यह अशोक के राज दरबार में आया था। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के क्या थे? राजदूत थे। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्या कि जो आपकी मेघ अश्विनीज है, मेघ अश्विनीज आए थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और डायमेकस आए थे बिंदुसार के दरबार में। और डायनोसियस आए थे अशोक के दरबार में। जो बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है, और जो अशोक है चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र यानी कि पोता है। तो जो डायमेकस था यह सीरिया नरेश अंत्योकस के राजदूत थे, और जो डायनोसियस है मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के क्या थे? राजदूत थे। अगला आपके हैं कौन? टॉलमी। जो टॉलमी है दूसरे शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक, यानी कि भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? टॉलमी। एक था आपके अगला जो लेखक है जिनका नाम क्या है? प्लिनी। यानी कि प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। काफी फेमस बुक है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी हमें किससे मिलता है? प्लिनी के पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री से मिलता है, समझे। अगला देखते हैं जिसका नाम क्या? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। देखिए एक ऐसा बुक है ना जिसकी लेखक के बारे में हमें जानकारी मिलता ही नहीं है। इसके पता ही नहीं चलता है कि ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है इसको लिखा किसने था। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक कौन थे? अज्ञात। कौन थे? अज्ञात। 80 एडी के समय में भारतीय बंदरगाहों का क्या मिलता है? इससे हमें जानकारी मिलता है। किससे? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में नियार्कस, अनेसिक्रिटस तथा अस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि सिकंदर के समय कौन कौन आया था? नियार्कस, अनेसिक्रिटस तथा अस्टियोबुलस। अगला है आपका क्या? अगला जो है चीनी लेखक। कुछ प्रमुख चीनी लेखक थे जैसे फाहियान, संयुगन और वेनसांग। तो जो फाहियान कभी कभी सीक्वेंस से पूछता है। तो जो फाहियान है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जो फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इनके पुस्तक का नाम फो यू की है। जो है ना, इनके पुस्तक का नाम क्या है? फो यू की है। इनकी जानकारी जो इसकी पुस्तक है उससे हमें गुप्त काल के विशेष का मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। तो जो फहियान का पुस्तक है उससे हमें गुप्त काल के, है ना, विशेष का मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के जीवन के बारे में चर्चा पता चलता है। और यह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। मध्य प्रदेश के जनता को खुशी और समृद्धि बताया। जो इनके पुस्तक है ना उसमें इन्होंने मध्य प्रदेश की जो जनता है उनके बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ की जो जनता थे काफी ज्यादा है खुश और क्या थे? समृद्ध थे। यानी कि जो फहियान थे किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। यह फहियान कहाँ का था? चीनी लेखक था। अगले का है संयुगन। यह 518 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत आया था।
जो संयुगन था यह कब आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में इसने अपने क्या क्या 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था। यानी कि जो बौद्ध धर्म की जो था ना उसकी क्या किया था, जो फोटो कॉपी था उसको क्या किया था, एकत्रित किया था। कौन? सन युगन। यह कब आया था? 518 में। उसके बाद आए थे वेनसांग। वेनसांग आए थे आपके 615 में, 615 ईस्वी में, और गए थे कब? 645 ईस्वी में। यानी कि इनकी जो था किसके राज दरबार में आए थे? तो जो वेनसांग थे हर्षवर्धन के राज दरबार में आए थे, और यह करीब 15 वर्षों तक क्या किए थे? भारत रुके थे। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था सी यू की, जो हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है, और 138 देशों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। किसमें? सीयू की में। इससे की जो विशेषता है क्या है? बिहार, यानी कि जो वेनसंग है वह क्या था? बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय। जो बिहार नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में है। इसमें उन्होंने अध्ययन और अध्यापन का भी कार्य किया था, यानी कि पढ़े भी थे और क्या किए थे? पढ़ाए भी थे। लेकिन जब वेनसंग भारत आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जिनका नाम था आचार्य शीलभद्र, उनका नाम क्या था? आचार्य शीलभद्र। तो कभी सीक्वेंस पूछता है कि सबसे पहले चीनी यात्री कौन आया था? तो सबसे पहला चीनी यात्री आया था आपका फहियान, उसके बाद संयुगन, और उसके बाद वेनसंग। फहियान आपके आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, वेनसंग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, है ना। वेनसंग के पुस्तक का नाम क्या है आपका? वेनसंग के पुस्तक का नाम है सी यू की। यह लगभग भारत में कितने वर्षों तक रहे थे? 15 वर्षों तक रहे थे। यह नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? अध्ययन तथा अध्यापन किया था। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? वेनसांग को कहते हैं। इनकी जो इस समय समकालीन कुलपति थे जिनका नाम क्या था? आचार्य शीलभद्र। अगिलका है आपके इति सिंह। 7वीं सदी के अंत में भारत आए एक चीनी यात्री और एक अनुवादक थे। यानी कि एक चीनी यात्री भी और एक क्या थे? ट्रांसलेटर थे। कौन? इति सिंह। कब आए थे? 7वीं सदी के अंत में। इससे जानकारी हमें समकालीन भारत नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलता है। यानी कि जो इति सिंह थे इनसे हमें क्या मिलता है? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हमें जानकारी मिलता है। किस पुस्तक से? इति सिंह के पुस्तक से। तो जो है सबसे पहले चीनी यात्री में आया था फहियान आया, संयुगन आया, वेनसंग आया और इति सिंह आया। ये काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीक्वेंस पूछता है कि निम्न में से कौन से चीनी यात्री पहले आया था, कौन से चीनी यात्री बाद में आया था। सीक्वेंस आपको सजाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो फहियान किसके दरबार में आया था? फहियान आपके आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। उसके बाद जो वेनसंग थे वे हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अगिलका है आपके कुछ अरबी लेखक में जैसे प्रमुख है आपके अल बरूनी और इब्न बतूता। जो अल बरूनी थे, अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए, और आने वाला क्या थे? अरबी लेखक थे। यानी कि अल बरूनी कहाँ थे? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक थे। इनकी जो पुस्तक है जिनका नाम क्या था? किताबुल हिंद, या उसी को बोलते हैं तहकीक ए हिंद, या उसी का एक और नाम क्या है? भारत की खोज। इसकी जो भाषा था क्या था? अरबी भाषा था। इसमें कुल 80 अध्याय है। यानी कि अल बरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला क्या था? अरबी लेखक। इसके पुस्तक का नाम किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज है। जो यह पुस्तक है किस भाषा में? अरबी भाषा में। इसमें कुल कितने लेसन है? चैप्टर है, 80 अध्याय है। इस जो पुस्तक है किताबुल हिंद से उससे हम निम्नलिखित चीजों के बारे में जानकारी मिलता है, जैसे धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान। यानी कि भारत में इस सब के बारे में क्या मिलता है? हमें जानकारी मिलता है। समाज, भारत के समाज कैसा है, यहाँ के तंत्र मंत्र कैसा है, इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलता है? अल बरूनी से मिलता है। राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां। यानी कि जो अल बरूनी की पुस्तक है उससे हमें जो राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां है, भारत के समाज और तंत्र मंत्र, यहाँ के धर्म क्या है, त्योहार क्या है, इस सब के बारे में जानकारी हमें किससे मिलता है? अल बरूनी से मिलता है, यानी कि किताबुल हिंद पुस्तक से मिलता है। उसके बाद अगले जो आपके अरबी लेखक थे जिनका नाम क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन,
एवं मोरक्को यात्री लेखक एवं और खोजी था। जो इब्न बतूता था वो कहाँ का था? मोरक्को का था। तो क्वेश्चन पूछता है इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। यह किसके समकालीन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, है ना। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? रिहला। इसके पुस्तक का नाम है जो अरबी भाषा में है। इससे हमें निम्नलिखित जानकारी मिलता है। 14वीं सदी के भारतीय जो भारत की परिस्थितियां है उसकी जानकारी हमें किससे मिलता है? रिहला पुस्तक से मिलता है। और दिल्ली सल्तनत, खासकर जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में जानकारी हमें रिहला पुस्तक यानी कि इब्न बतूता के पुस्तक से मिलता है। इसकी विशेष जो इब्न बतूता है ना, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या किया था? काजी यानी कि न्यायाधीश बनाया था। तो क्वेश्चन अभी पूछता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1333 में क्या किया था? दिल्ली के काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किए थे। इसके पुस्तक का नाम क्या है? रिहला। यह कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था, है ना। कुछ अन्य लेखक है जैसे तारानाथ। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक थे जिनके पुस्तक का नाम कंगियूर एवं टांगियूर है, ठीक है। और मार्को पोलो, मार्को पोलो है 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की क्या किया था? यात्रा किया था। इसे इटली की यात्री कहते हैं। किसको? मार्को पोलो है, इसे क्या कहते हैं? इटली के यात्री कहते हैं। इससे हमें पांड्य के इतिहास की जानकारी मिलता है। किससे? मार्को पोलो से हमें पांड्य की क्या मिलता है? इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए तो आज के सेशन क्या करते हैं, इस पे समाप्त करते हैं।